इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और सेम पावर के डीजल लोकोमोटिव में कौन ज़्यादा पावरफुल होता है। तो चलिए इस सबको समझते हैं इस वीडियो में। लोकोमोटिव समझने से पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो लोकोमोटिव है वो किस गेज की है। गेज किसे कहते हैं? लोहे की इन दो पटरियों के बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं, जबकि जो सीमेंट का टुकड़ा बीच में रहता है उसे स्लीपर कहते हैं और पत्थर को बैलेस्ट कहते हैं। पत्थर क्यों गिराते हैं ये हम समझा देंगे। तो ये बीच की दूरी को हम गेज कहते हैं। अभी इंडिया में ज़्यादातर जो ट्रेनें हैं वो वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज की हैं। सब वाइड गेज यानी ब्रॉड गेज को W से डिनोट करते हैं। हर लोकोमोटिव में हर एक इंजन के आगे आपको W जरूर देखने को मिलेगा। अभी हम आपको इमेज और वीडियो दोनों में दिखाएंगे। तो W से क्या होता है? वाइड गेज। इनकी दूरी कितनी होती है? 1676 mm, यानी यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी 1676 mm होती है। अगर आप इसको फीट में नापिएगा तो 5 फीट और 6 इंच होता है। गेज के बाद अब सबसे ज्यादा मायने रखता है कि ये लोकोमोटिव को पावर कहाँ से मिल रहा है, डीजल से मिल रहा है या इलेक्ट्रिक से मिल रहा है। अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मतलब होता है ट्रैक पर खींचने वाला फोर्स, तो अगर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पर मिल रहा है तो उस लोकोमोटिव पर A लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है WAP। तो WAP का मतलब क्या है? W से वाइड यानी जो चौड़ाई है 1676 mm और A से है AC ट्रैक्शन से चलेगा ये। P अभी हम समझा देंगे P का मतलब क्या होता है। और अगर डीजल से चलना होगा तो उसको डीजल को शॉर्टकट में D लिखा रहेगा। जैसे आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ लिखा है WDP। W से क्या होगा? वाइड गेज। D से क्या होगा? डीजल से। P से क्या हो जाएगा? पैसेंजर, यानी ये भी पैसेंजर ट्रेन को ले जाएगा, ये भी पैसेंजर ट्रेन को ले जाएगा। तो आप W का मतलब समझ गए और A और D में अंतर समझ गए। देखिए, जो लोकोमोटिव पैसेंजर ट्रेनों को खींचता है उसके आगे P लिखा रहता है। जो लोकोमोटिव गुड्स को खींचता है उसके आगे G लिखा रहता है। जो दोनों के काम में लाया जा सकता है उसको मिक्स लोको कहते हैं, उस पर M लिखा रहता है। और शंटिंग के काम में आने वाले को हम S लिखते हैं। शंटिंग मतलब मालगाड़ी जहाँ पे खाली होती हैं वहाँ मालगाड़ी के एक डिब्बा को आगे पीछे करने के लिए नॉर्मल से इंजन चाहिए, उसे शंटिंग इंजन कहते हैं। तो 4 प्रकार की ये इंजन हो गए सब। अब हम आपको एक एक करके एग्जाम्पल पे समझाते हैं। जैसे आप इस लोकोमोटिव को देखिए, इस पे लिखा है WDG। अब आप बताइए, W से होगा वाइड गेज, D से होगा मतलब ये डीजल से चलेगा, और उसके बाद क्या हो गया कि भैया ये गुड्स ट्रेन को खींचेगा, तो ये हो गया WDG। यहां देखेंगे इस पे लिखा है WDP, यानी W यानी डीजल से चलेगा, D मतलब W मतलब वाइड गेज, D मतलब डीजल से चलेगा, P मतलब क्या है? पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा यानी सवारी गाड़ी को खींचेगा। इस लोकोमोटिव में देखिएगा तो यहाँ लिखा है WDM। W का मतलब होगा वाइड गेज पर चलेगा, D मतलब डीजल से, M मतलब मिक्स लोकोमोटिव है, यानी इसको मालगाड़ी में भी लगा सकते हैं और सवारी गाड़ी में भी लगा सकते हैं। आप एक चीज समझ गए होंगे कि हर एक लोकोमोटिव के आगे आपको W लिखा हुआ जरूर मिलेगा, क्योंकि आजकल हर एक ट्रेनें वाइड गेज यानी 1676 mm पे चल रही हैं। अब डीजल लोकोमोटिव जो है वो 4 कैटेगरी में जा सकता है। अगर WD यानी वाइड गेज पे चलने वाला डीजल लोकोमोटिव, तो सब में हम यहाँ WD लिख देते हैं क्योंकि वाइड गेज पे ये डीजल से चलेगा। पैसेंजर से खींचेगा पैसेंजर ट्रेन को तो WDP, गुड्स ट्रेन को खींचेगा तो WDG, मिक्स को खींचेगा तो WDM, शंटिंग के काम आएगा तो WDS होगा। तो इस हिसाब से डीजल लोकोमोटिव की 4 वेरिएंट हो सकते हैं। अब जो इलेक्ट्रिक करंट से चलने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पे वो भी तो वाइड गेज पे चलते हैं, तो उसे हम वाइड गेज AC ट्रैक्शन, तो सब में हम WA लगा दे रहे हैं क्योंकि वाइड गेज से चलेगा और AC करंट से चलेगा। और अगर ये पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा तो WAP यानी वाइड गेज इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पैसेंजर, और गुड्स ट्रेन को खींचेगा तो WAG, मिक्स को खींचेगा WAM, और शंटिंग के काम में आएगा तो WAS का हो जाएगा। तो डीजल की भी 4 कैटेगरी हो सकती हैं और इलेक्ट्रिक के भी 4 कैटेगरी हो सकते हैं। अतः कुल 8 टाइप के आपको देखने को मिलेंगे। अब इन 8 टाइप के इंजन को बनाने वाली कोई ना कोई कंपनी होनी चाहिए, ये तो हम उसकी खासियत बता दी। अब कंपनी में तो इंडिया में 2 सबसे फेमस डीजल की कंपनी है। एक है एल्को लोकोमोटिव, एल्को का फुल फॉर्म होता है अमेरिकन लोकोमोटिव, और एक होता है EMD, इलेक्ट्रोमोटिव डीजल, EMD। यहाँ आप फिगर में एल्को देख सकते हैं, ये एल्को लोकोमोटिव है, और ये जो है EMD लोकोमोटिव है। अब EMD लोकोमोटिव भी 4 टाइप की बनेगी, पैसेंजर के लिए, गुड्स ट्रेन के लिए, मिक्स ट्रेन के लिए, शंटिंग के लिए। एल्कोमोटिव भी 4 टाइप की बनेगी, गुड्स के लिए, पैसेंजर के लिए, मिक्स के लिए और शंटिंग के लिए। ये आप पता कैसे करेंगे? तो आप उसके सामने लिखा हुआ पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है WDM, W मतलब वाइड, D मतलब डीजल, M मतलब मिक्स ट्रेन है।
आप इस पे देखेंगे तो इस पे लिखा है WDP, W मतलब होगा वाइड, D मतलब डीजल और P मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए। तो ये किस चीज को खींचने के लिए, ये लिखावट के आधार पर पता कर सकते हैं, बनावट के आधार पर नहीं। अब इन दोनों में मुख्य अंतर समझिए। ये जो है ना ज्यादा धुआं देता है, ये 4 स्ट्रोक है और ये 2 स्ट्रोक है। 4 स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, एक बार पेट्रोल जलेगा, डीजल जलेगा तो 4 बार पिस्टन ऊपर नीचे होगा, और इसका क्या होता है, एक बार डीजल जलेगा तो 2 ही बार पिस्टन ऊपर नीचे होगा। तो ये हो गया 2 स्ट्रोक, ये हो गया 4 स्ट्रोक। अतः 4 स्ट्रोक में पेट्रोल कम और ज्यादा ऊपर नीचे होता है, इसलिए इसके में पावर कम रहता है, पिकअप कम रहता है, और इसका पिकअप ज्यादा रहता है। इसमें फिल्टर लगा हुआ है इसलिए धुआं कम देता है, इसमें फिल्टर नहीं है, इस वजह से ज्यादा स्मोक को करता है। इसका माइलेज जो होता है वो कम होता है, 1 लीटर में ये मैक्सिमम 300 मीटर जा सकता है, जबकि इसका माइलेज ज़्यादा होता है, 1 लीटर में ये 400 मीटर दूरी जा सकता है। तो ओवरऑल एल्को से अच्छा ईएमडी है। तो आप कहेंगे कि भारत सरकार एल्को क्यों लाई थी, तो भारत सरकार को बहुत ज़्यादा रेलवे इंजनों की ज़रूरत थी। दोनों ही कंपनियां अमेरिका की कंपनी है। भारत सरकार ने इन दोनों कंपनियों से कहा था कि आप अपना कारखाना भारत में ही लगाएंगे और अपनी टेक्नोलॉजी भी भारत को देंगे, और इसके बदले हम आपको जो मतलब प्रॉफिट है वो देंगे। तो एल्को लोकोमोटिव टेक्नोलॉजी देने को तैयार हो गया, लेकिन ईएमडी तैयार नहीं हुआ। तो भारत सरकार ने शुरू में अपने यहाँ एल्को लोकोमोटिव को लाया, लेकिन बाद में ईएमडी भी अपनी टेक्नोलॉजी को देने के लिए तैयार हो गया। अतः हम लोग एल्को को बंद करके अब सारा प्रोडक्शन ईएमडी का कर रहे हैं। तो एल्को और ईएमडी में अंतर समझ में आ गया। ये गुड्स को खींचेगा या पैसेंजर को खींचेगा, ये आप लिखावट पे पढ़ेंगे। आप यहाँ देखिए, यहाँ 3 इंजन है और तीनों ही इंजन आपको एल्को कंपनी के दिख रहे हैं। आप इनको देख के ही बता सकते हैं कि ये एल्को कंपनी के इंजन है। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ लिखा है WDG, यानी वाइड गेज डीजल गुड्स के लिए चलेगी। तो आप पता कर लिए कि भैया कंपनी तो एल्को है और ये किसके लिए है, गुड्स के लिए। यहां आप पढ़िएगा तो WDM लिखा है, WDM W वाइड गेज, और ये क्या है, मिक्स के लिए चलेगी। यहां आप देखेंगे तो WDP लिखा है, W से वाइड गेज, D से डीजल, P से पैसेंजर ट्रेन के लिए चलेगी। तो ये तो सब वाइड गेज की हैं, सब डीजल की हैं, सब का सब एल्को कंपनी की है। लेकिन हम क्या कहेंगे, या गुड्स के लिए, ये मिक्स के लिए, ये पैसेंजर के लिए है। उसी तरह से आप यहां देखेंगे ये भी ईएमडी मॉडल का इंजन है, ये भी ईएमडी है, यानी दोनों को ईएमडी कंपनी ही बनाती है। लेकिन अगर आप इसमें पढ़िएगा तो लिखा है WDG, यानी डीजल से चलेगा वाइड गेज पर, लेकिन ये गुड्स को खींचेगा, और ये भी ईएमडी का इंजन है। लेकिन यहाँ पढ़िएगा तो WDP लिखा है, यानी वाइड गेज डीजल से चलने वाला पैसेंजर को ये खींचेगा। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ईएमडी के भी वेरिएंट होते हैं और एल्को के भी वेरिएंट होते हैं। शंटिंग क्या होता है, मालगाड़ियों में देखिएगा तो क्या होता है कि किसी स्टेशन पे 2 डिब्बे को खाली करना है, फिर अगले स्टेशन पे 5 डिब्बे को खाली करना है। तो इसलिए वहाँ पे काट कर दूसरी बोगी को जोड़ना, फिर बीच से हटाना, इसके लिए एक इंजन की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कहते हैं शंटिंग इंजन। तो शंटिंग इंजन का ज़्यादा पावरफुल नहीं होते हैं, उसको शॉर्टकट में S लिखा होता है शंटिंग के लिए। अब हम समझते हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेनें। तो इलेक्ट्रिक से चलने वाली ट्रेनें एसी करंट पर चलती हैं, इसलिए इन्हें एसी ट्रैक्शन कहते हैं। अब इन पे W तो लिखा ही रहेगा क्योंकि वाइड गेज पे चलेंगी, A मतलब इलेक्ट्रिक करंट, एसी करंट पे चलेगी, तो इसमें सब में WA तो रहेगा ही। अब WAP रहेगा तो पैसेंजर ट्रेन को खींचेगा, G रहेगा तो गुड्स ट्रेन को, यानी WAP पैसेंजर के लिए और WAG गुड्स के लिए। और A का मतलब क्या है, एसी ट्रैक्शन, एसी करंट से चलने वाला है। अब इसमें भी जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे आएगी उसमें सीरीज बढ़ेगा, जैसे WAP 4, 5, 6 कैसे होता है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा, उसका वेरिएंट आगे आएगा। आप ये लाल रंग वाला बहुत फेमस देखे होंगे, ये तीनों के तीनों लोकोमोटिव पैसेंजर के लिए बनाए गए हैं। ये हम जो इमेज में बनाए हैं ये तीनों पैसेंजर के लिए। ये लाल वाला जो है ये WAP4 है, यहाँ लिखा है WAP4 वाइड गेज इलेक्ट्रिक पैसेंजर ट्रेन 4, यानी ये चौथी पीढ़ी एक तरह से कह सकते हैं। 4 मतलब उसको इस कैटेगरी के सारे इंजन को 4 में रखेंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रयोग में होता है, एक्सप्रेस ट्रेनों में इसका यूज होता है। अब इसके बाद जब इसकी टेक्नोलॉजी पूरी हुई तो इससे एक और अच्छा आया तो उसमें 5 रख देंगे, तो उसको क्या लिखेंगे, WAP5। आप यहाँ देखिए, लिखिए, पढ़िए यहाँ क्या लिखा है WAP5। तो W मतलब क्या हो गया, वाइड गेज इलेक्ट्रिक पैसेंजर। 5 मतलब क्या है, ये 4 वाले से ज़्यादा अच्छा है, और तो 5-4 का मतलब क्या है, वो उससे ज़्यादा अच्छा है। अब 5 से अच्छा आ गया WAP7। तो WAP7 आप देखेंगे राजधानी वगैरह में ज़्यादा लगाता है। WAP से क्या हो गया, वाइड गेज इलेक्ट्रिक पैसेंजर। तो ये इलेक्ट्रिक वाले हो गए सब। तो इलेक्ट्रिक इंजन जो होते हैं इनको भी 2 भाग में बांटेंगे, WAP पैसेंजर के लिए, WAG गुड्स के लिए। और 5, 6, 7, 8 ये इसके सक्सेसर यानी उसकी पीढ़ियों को दर्शा रहा है।
यहां देखेंगे तो यहां सारे तीनों इंजन इलेक्ट्रिक से चलेंगे और वाइड गेज पे चलेंगे, अतः इसे WA कहेंगे। और ये तीनों प्रकार के इंजन मालगाड़ियों को खींचते हैं, इसलिए इसे WAG कहेंगे। ये काफी पुराना हो गया, ये WAG-4 था। ये WAG-4 ये अभी भी आपको देखने को मिलेगा, काफी पुराना हो गया। ये WAG-7 है, ये भी अभी काम में लाया जा रहा है, ये भी अभी नया ही है, लेकिन अभी बहुत ही पावरफुल है WAG-9। ये जैसे ये वाला है तो WAG-9 है, तो सबके आगे WAG तो रहेगा, वाइड गेज इलेक्ट्रिक गुड्स लोकोमोटिव है। अब 4, 5, 6, 7, 8 ये इसके आगे के पीढ़ियों को दर्शा रहा है। तो अभी इसमें इन सब में WAG-9 काफ़ी तगड़ा है। हम आपको WAG-12 के बारे में एक अलग वीडियो बना चुके हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि सेम पावर का इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव और सेम पावर का डीजल लोकोमोटिव में पावरफुल कौन होता है। ये डीजल है, भले इसके ऊपर तार दिख रहा है, तार तो हर जगह रहता है, ट्रैक तो सेम होता है, चाहे उस पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को ले जाइए चाहे डीजल को ले जाइए। तो ये डीजल लोकोमोटिव है, आप पहचान के बता सकते हैं, ये एल्को तो है नहीं, EMD है, और ये आपका इलेक्ट्रिक वाला लोकोमोटिव है। तो इसमें समझते हैं, देखिए कई लड़के कमेंट में पूछ रहे हैं कि सर इसमें प्लस माइनस क्या होता है। बाबू प्लस माइनस DC करंट में होता है और ये AC करंट है। AC करंट में होता है फेज और न्यूट्रल। फेज मतलब करंट आने का रास्ता, न्यूट्रल मतलब जाने का रास्ता। तो ऊपर के तार से इन्हें फेज मिल जाता है और चक्के से इनको अर्थिंग के थ्रू न्यूट्रल मिल जाता है। तो ये समझे ना, फेज मिल जाता है, उससे न्यूट्रल मिल जाता है चक्के से। ये जो लोकोमोटिव है इलेक्ट्रिक वाली, ये 3 फेज पे चलते हैं। आप कहिएगा सर ऊपर से तो एक ही तार रहता है जिसके ये कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट वायर में। तो आप कहेंगे कि सिंगल फेज मिलता है तो 3 फेज पे कैसे चलेगा। देखिए ये ऊपर अपने OHE से सिंगल फेज करंट को लेता है और इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा रेक्टिफायर यानी डिस्टकारी रहता है जो इसे DC करंट में बदल देता है। फिर इस DC करंट को 3 फेज AC में बदल लिया जाता है। इस तरह से AC को लेकर DC उसके बाद 3 फेज में बदल लिया जाता है। समझ में आ गया। एक चीज और देखे होंगे आप, जो ऊपर के करंट होते हैं या कहीं पे भी आप देखेंगे वो 11 के मल्टीपल में होते हैं। 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट ऐसे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए थॉमस एल्वा एडिसन ने जब बल्ब बनाया था तो उन्होंने देखा कि 100 वाट का जो बल्ब है तो 100 वोल्टेज देने पे वो अच्छे से नहीं चल रहा है। तो उन्होंने पता लगाया कि बीच में ही कुछ वोल्टेज बर्बाद हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया। यानी 10 वोल्ट पे अगर बल्ब को जलाना है तो उसे हम लोग कितना देते हैं, 110 वोल्ट देते हैं, ताकि 10% बर्बाद भी हो जाए तो उसे प्रॉपर 10 पहुंच जाए। इसलिए कहीं भी देखिएगा तो 10% एक्स्ट्रा वोल्टेज दिया जाता है ताकि बीच में वो वोल्टेज लॉस भी हो तो उसको प्रॉपर 100% पहुंच पाए। मान लीजिए 10% लॉस हो रहा है तो आप 110% दीजिए, उसको 100% मिल जाएगा। इसीलिए हमेशा 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो वो हो जाता है 11,000 वोल्ट, 22,000 वोल्ट, 33,000 वोल्ट। आपके मन में एक और सवाल आता होगा कि अगर रेलवे की किसी पटरी के ऊपर, इस पटरी पे अगर हम इलेक्ट्रिक का करंट सटा दें तो ये पटरी तो दिल्ली तक गई रहती है, मुंबई तक, तो क्या हम अगर मान लीजिए पटना में करंट सटा दें यहाँ पर, तो दिल्ली में किसी व्यक्ति अगर उस पर बैठा होगा तो उसको करंट मारेगा कि नहीं? नहीं मारेगा। 2 रीजन, एक तो इतना वोल्टेज नहीं होगा आपके द्वारा दिए गए करंट को कि दिल्ली जा सके। वोल्टेज मतलब होता है स्पीड ऑफ करंट, तो एक वोल्टेज आपका कम है। दूसरा, जगह जगह पर इस ट्रैक को एक तार के द्वारा अर्थिंग जोड़ दिया जाता है, तो वो करंट कुछ दूर जाता है फिर अर्थिंग यानी जमीन में चला जाता है, आगे जा ही नहीं सकता है। तो ये AC लोकोमोटिव हो गया, DC लोकोमोटिव हो गया। आप लोग बहुत होशियार समझ रहे होंगे कि हम तो समझ गए कि डीजल लोकोमोटिव है एक और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव। भाई एक बात बताते हैं आपको, दुनिया का कोई लोकोमोटिव वर्तमान समय में ना डीजल पर चलता ही नहीं है। ये डीजल जो दिख रहा है ना, ये भी इलेक्ट्रिक पे ही चलता है, और ये जो इलेक्ट्रिक दिख रहा है तो ये इलेक्ट्रिक पे तो चल ही रहा है। एक्चुअली ये डीजल वाला डीजल से अपना जनरेटर चलाता है और करंट पैदा करता है और फिर उस करंट को अपने चक्के के पास लगे हुए मोटर को देता है ताकि वो ट्रैक पर चला सके। ट्रैक पर चलने वाले मोटर को ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। तो डीजल से चलने वाली लोकोमोटिव भी इलेक्ट्रिक ही होती है, बशर्ते वो डीजल से इलेक्ट्रिक को बनाती है और फिर चलती है। जैसे जनरेटर में डीजल डालते हैं, जनरेटर चलने लगता है ना, वैसे ये। और ये जो होती है डायरेक्ट बिजली ले लेती है। तो इसका जो इंजन होता है अंदर में बहुत हैवी नहीं होता है, खोखला टाइप का होता है, अंदर में कुछ खास जगह नहीं होता, आप अंदर इधर से उधर जा सकते हैं। लेकिन ये जो होता है ससुरा बहुत भारी होता है, क्योंकि इसमें भारी भरकम मशीनें लगी रहती हैं बिजली बनाने के लिए। इसको क्या है ससुरा, ऊपर से लिया बिजली, अंदर एक ट्रांसफार्मर लगा है और एक तो रेक्टिफायर लगा है और डायरेक्ट दे दिया ट्रैक्शन मोटर को। तो ये हल्का होता है, ये बहुत भारी होता है। तो ये याद रखिएगा, ट्रैक्शन मोटर कहाँ लगे रहते हैं, तो चक्के के नीचे। ट्रैक्शन मोटर जो होते हैं वो अंदर लगे होते
होते हैं और यही पूरे ट्रेन को चलाते हैं। पावर यहीं पे आके मिलता है इनको, ये ट्रैक्शन मोटर को, और ये डायरेक्ट इंजन में रख के नीचे चक्के से डायरेक्ट जुड़े रहते हैं, अतः इन्हें हम लोग ट्रैक्शन मोटर कहते हैं। ट्रैक्शन मतलब होता है खिंचाव वाला फोर्स, इसे खींच कर ट्रैक पर खींचने वाले बल को क्या कहेंगे, ट्रैक्शन फोर्स के नाम से जानते हैं। और यहीं पे आप ये देखिए व्हील अंदर पकड़ रहा है, यहाँ पे भी हम समझाएंगे आपको कभी कि कैसे ट्रेन अपनी पटरियों को बदल लेती है। आप देखे होंगे कैसे बदल ली यहाँ पर, इसके बारे में भी हम आपको समझा देंगे। अब इन दोनों में अगर सेम पावर का रहे तो इलेक्ट्रिक वाला पावरफुल हो गया तो डीजल वाला, तो समझिए ट्रैक्शन मोटर पर जितना भयानक लोड डालिएगा उस ससुरा उतने तेज भागेगा, इसलिए डीजल इंजन बहुत हैवी होता है और ये ट्रैक्शन मोटर पर बहुत ज्यादा दबाव डालता है, इसलिए ये बहुत तगड़ा साबित हो जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक लोको होते हैं ये हल्के होते हैं, इसलिए ये ट्रैक्शन मोटर पर ज्यादा दबाव नहीं डाल पाते हैं, इसलिए ये सेम पावर होने के बावजूद ये डीजल से कमजोर साबित होते हैं। एक बात और, अगर मान लीजिए कि ट्रेन में लोड बहुत ज्यादा है और आपका इंजन हल्का है तो आपका पहिया स्लिप करने लगेगा, जिसे व्हील स्लिप कहते हैं। कभी कभी देखते होंगे ट्रैक्टर सामान लोड कर लिया है टाली में और कीचड़ में फंस गया तो उसका चकवा बिछलाने लगता है, घर 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 करता है, तो उसे व्हील स्लिप कहते हैं। तो इसमें व्हील स्लिप की समस्या ज्यादा होती है, इसमें व्हील स्लिप की समस्या कम होती है। इसमें व्हील स्लिप की समस्या को कम करने के लिए इसमें बहुत बड़े बड़े लोहे के टुकड़े अंदर रख दिए जाते हैं ताकि ये भारी हो सके, और लेकिन इसमें भी व्हील स्लिप होता है। तो व्हील स्लिप से बचने के लिए हम किसी भी लोकोमोटिव में सैंड बॉक्स का प्रयोग करते हैं। आप देखेंगे लोकोमोटिव का जहां चक्का होता है उस चक्के के पास एक बॉक्स होता है, इसे हम लोग कहते हैं सैंड बॉक्स। इस सैंड बॉक्स में सूखा हुआ बालू रखते हैं, ये कंफर्म होना चाहिए कि बालू एकदम सूखा हो। और ये देखेंगे एक पाइप द्वारा ये यहां पर आया हुआ है, ये क्या करता है, जब चक्का स्लिप करता है तो यहाँ पे बालू छिड़क देता है। बालू छिड़क देने से आप जानते हैं इसमें फ्रिक्शन बढ़ जाता है और व्हील स्लिप नहीं होते हैं। तो ये बहुत जरूरी चीज होता है सैंड बॉक्स। आप देखेंगे किसी भी डीजल लोकोमोटिव या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के पास ये होता है। अब आप डीजल लोकोमोटिव और इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव में अंतर समझ गए और ये भी जान गए कि लोकोमोटिव जब भी चलता है तो ट्रैक्शन मोटर पर, और वो ट्रैक्शन मोटर को करंट चाहिए, ये डायरेक्ट करंट दे देता है, ये डीजल से करंट बना कर देता है, वजन में भारी ये होता है। अब आप कहेंगे तो सर हम लोग इलेक्ट्रिक वाले को ज्यादा यूज क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रिक वाला प्रदूषण कम करता है और इसे चलाने में खर्च कम आते हैं और इसका मेंटेनेंस कम होता है, इसलिए हम लोग ज्यादातर इलेक्ट्रिक वाले को यूज करते हैं। लेकिन 100% इलेक्ट्रिक नहीं करेंगे क्योंकि बॉर्डर एरिया में डीजल ही चाहिए, क्योंकि हमला वगैरह होने पर दुश्मन से इलेक्ट्रिक तार टूट जाएगा। डीजल में क्या है, तार और से मतलब है नहीं, अपना लेके चला जाएगा। दूसरा, संटिंग एरिया में भी हम लोग ज्यादातर डीजल का प्रयोग करते हैं। संटिंग लाइनें इधर उधर होती हैं, उसके ऊपर OHC तार को ले जाना मुश्किल होता है, इसलिए 100% हम इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। आप एक और बात सोच रहे होंगे कि लॉकडाउन में ज्यादातर ट्रेनें बंद है, 80% ट्रेन बंद है, तो रेलवे इतनी बिजली को क्या कर रहा है। देखिए बिजली को कोई स्टोर नहीं कर सकता है। रेलवे को पता है कि भैया हमको बिजली कम जरूरत है, तो जिस रेलवे जहां से NTPC कारखाने से बिजली खरीदती है उसको कहती है कि भैया हमको अब ज्यादा बिजली मत बनाइए। तो NTPC बिजली का उत्पादन ही कम करता है, जिससे कि रेलवे के पैसे बचते हैं, और NTPC को भी जो कोयला जलाकर बिजली बनाया जाता है उसके कोयले बचत होते हैं। तो इलेक्ट्रिक को आप स्टोर नहीं कर सकते, हाँ आप इसके फिजूल खर्च को रोक सकते हैं। स्टोर कितना करिएगा, बैटरी में ज्यादा नहीं स्टोर हो पाता है। अब आप देखे होंगे कहीं कहीं दो लोकोमोटिव यानी दो इंजन को एक साथ जोड़कर ट्रेन को खींचा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि अगर हमको बहुत ज्यादा लोडेड ट्रेन को खींचना है तो 2 लोकोमोटिव को जोड़ देते हैं, या किसी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड बहुत ज्यादा करनी है तो 2 लोकोमोटिव को जोड़ देते हैं। अब बात करते हैं क्या इसमें दोनों में लोको पायलट रहता है, नहीं। लोकोमोटिव में केवल अगले लोकोमोटिव में पायलट रहता है, पीछे वाले में नहीं। जब हम कभी 2 लोकोमोटिव को आपस में जोड़ देते हैं तो इसे हम मल्टीपल लोको कहते हैं। मल्टीपल लोको में जो लोको आगे रहता है उसे आगे वाले को हम कहते हैं लीड लोको, यानी लीडर की तरह आगे चल रहा है, और जो पीछे रहता है उसे कहते हैं हम ट्रायल लोकोमोटिव। जो लोको पायलट होता है वो लीड लोकोमोटिव यानी आगे वाले में बैठा रहता है। अब आप कहिएगा कि आगे वाले में बैठ के पीछे वाले को कंट्रोल कैसे करता है। देखिए पीछे वाला भी लोकोमोटिव ऑन रहता है, हाँ ये है कि जितना जितना कंट्रोलिंग का चीज आगे वाले में है वो पीछे वाले में भी रहता है, बस कनेक्ट करने की जरूरत है। तो इसको कनेक्ट करने के लिए लोकोमोटिव में टोटल 27 ऐसे फंक्शन होते हैं जिसे लोकोमोटिव को कंट्रोल करना पड़ता है। तो लोकोमोटिव तो आगे वाले लीड लोको में बैठा है और उसमें 27 ठो को वो
कंट्रोल कर लेगा। फिर पीछे वाले को कैसे कंट्रोल करेगा, उसमें भी 27 फंक्शन है, ब्रेक शूज है, फिर उसमें सैंड है, ट्रैक्शन है, स्पीड है, हर चीज होते हैं। तो टोटल ऐसे 27 चीजें हैं जिसको मेंटेन करना है। इसलिए एक 27 पिन का तार केबल लीड लोकोमोटिव से पीछे वाले ट्रायल लोकोमोटिव में जोड़ दिया जाता है। यहां आप देखेंगे कि यहां कैसे जोड़ा गया है इस लोकोमोटिव से यहां पर। ये कितने पिन का होता है, 27 पिन का। हर एक पिन अलग अलग फंक्शन को करता है। अब जो लीड लोकोमोटिव में पायलट जिस बटन को दबाएगा, जिस कमांड को करेगा, वो 27 पिन वाले कंट्रोल केबल के द्वारा इसके पीछे वाले ट्रायल लोकोमोटिव से भी सेम फंक्शन को किया जाएगा। इस तरह जो दो लोकोमोटिव दिख रहे थे वो दिखने में दो हैं लेकिन काम करते हैं एक ही लोकोमोटिव की तरह। अतः आप समझ गए कि दोनों लोकोमोटिव ऑन रहते हैं। अगर डीजल से चल रहे हैं तो दोनों ऑन है, और इलेक्ट्रिक से चलेंगे तो दोनों का पेंटोग्राफ उठा रहेगा। आप एक बात सोचते होंगे कि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को 4-4 घंटा अगर खड़ा भी करना है तो स्टार्ट करके खड़ा किया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, ट्रेन का लोको पायलट को टोटल 27 फंक्शन को करना पड़ता है। अब एक बार इंजन अगर बंद हो गया तो उस लोको पायलट को अपने हर एक चीज को चेक करना पड़ेगा, कि चेकलिस्ट मिलता है उसको, कि लिस्ट बनाइए कि हर चीज ठीक है कि नहीं, व्हील ठीक है, सैंड बॉक्स ठीक है, हर एक चीज को उसको चेक करना पड़ता है। इसमें उसको 20 मिनट का समय लग जाएगा। इंजन स्टार्ट होने में 2 मिनट लगता है, बस इंजन को स्टार्ट कर देना है। लेकिन हर एक चीज को चेक लिस्ट करने के बाद ही आपको स्टार्ट करना है, ये रेलवे का रूल है। अब आप बताइए, अगर लोको पायलट तो इंजन को बंद कर दिया और कंट्रोलर से कॉल आ गया कि नहीं इस ट्रेन को छोड़ दीजिए स्टेशन से, तो स्टेशन मास्टर सिग्नल दे देगा। अब लोको पायलट तो लोको को बंद कर दिया। बंद करने की वजह से अब उसे चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ेगा, उतर के हर एक चीज को चेक करना पड़ेगा, हर एक चीज ठीक है कि नहीं। अब आधे घंटे लग जाएंगे। उससे अच्छा भैया आधा घंटा बर्बाद करने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा डीजल ही जला लीजिए, क्योंकि आधा घंटा आप बर्बाद करेंगे तो पीछे की पूरी ट्रेनें आधे आधे घंटे तक लेट हो जाएंगी। तो कई लोग ये कहते हैं कि ट्रेन एक बार बंद हो जाती है ना तो उसको स्टार्ट करने में बहुत तेल लगता है, बहुत टाइम लगता है। ऐसा कोई चीज नहीं है, केवल उसको चेकलिस्ट फॉलो करना पड़ता है, इसलिए वो इस तामझाम में नहीं रहता है। और स्टेशन मास्टर को पता भी नहीं रहता है कि ट्रेन को कब छोड़ना है। स्टेशन मास्टर का कोई बड़ा काम नहीं होता है, वो केवल किस प्लेटफॉर्म पे किस ट्रेन को लेना है बस इतना ही जानता है। इसके बाद तो उसको पता भी नहीं रहता है दूसरा ट्रेन कहाँ गया। अब वो पता रहता है कंट्रोलर के बारे में। इसके बारे में हम कभी सेपरेट वीडियो बता देंगे कि कंट्रोलर और ब्लॉक सेक्शन क्या होता है। आप किसी लोकोमोटिव पर पढ़े होंगे, आगे लिखा होगा रक्षा कवच या एसीडी। एसीडी का फुल फॉर्म होता है एंटी कोलिजन डिवाइस, यानी ट्रेन को टकराने से ये रोकता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी थी जिसे लाया गया तो यह पुराने लोकोमोटिव में लगा दिया गया। जिस लोकोमोटिव यानी इंजन में ये लगा रहता है उसको यह डिवाइस ये बता देता है कि जिस पटरी पर आप जा रहे हैं, जिस ट्रैक पर, उसके सामने कोई और ट्रेन नहीं है, इससे कि इसके कोलिजन यानी टकराने का खतरा कम हो जाता है। तो ये बहुत काम की चीज है एसीडी। जिस ट्रेनों में इसे लगाया गया उसे रक्षा कवच के नाम से जाना जाता है। किंतु वर्तमान समय में आप नई मॉडल की ट्रेन ईएमडी वगैरह में रक्षा कवच लिखा नहीं देखेंगे, क्योंकि अब इसमें ऑलरेडी आ ही गया है। सब में अब ये एसीडी लगा के ही भेजा जा रहा है, ताकि अगर सेम ट्रैक पर अगर 2 ट्रेनें आ जाएंगी तो जिसमें भी एसीडी यानी रक्षा कवच है उसका ब्रेक अपने से लग जाएगा। तो आज इंडिया की हर एक ट्रेन के इंजन में एसीडी यानी रक्षा कवच लगा दिया गया है। अब 2 ट्रेन को अगर एक साथ भेज भी देते हैं तो वो दोनों ट्रेनें रुक जाएंगी एक सेफ डिस्टेंस पर। लोकोमोटिव के फेस पर, फेस समझते हैं, थुथुर खोपड़ी पे सामने आप देखे होंगे एक हेडलाइट रहता है। तो ये तो समझ में आता है भैया हेडलाइट है, रात के समय ट्रैक देखने के लिए होता है कि कोई जानवर वगैरह तो ट्रैक पे नहीं है। लेकिन इस हेडलाइट के ऊपर आप यहां देखेंगे कि येलो कलर का फ्लैशर लाइट रहता है। ये फ्लैशर लाइट क्यों होता है कि ये जब ट्रेन आपातकालीन स्थिति में रुकी है या चेन पुलिंग करके रोका गया है तो ये फ्लैशर लाइट को जला दिया जाता है। ये फ्लैशर लाइट अगले 4-5 किलोमीटर तक दिखता है। इसकी इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसे बहुत हाई वोल्टेज पर दिया जाता है और ये कंटिन्यू नहीं जलती है, ये जलती बुझती रहती है ताकि दूसरे का ध्यान अट्रैक्ट हो कि ये ट्रेन को जेन्युइन नहीं रुकी हुई है, इसे आपात स्थिति या चेन पुलिंग करके रोका गया है। तो ये हो गया फ्लैशर लाइट। लोकोमोटिव में मार्कर लाइट भी होते हैं। आप यहाँ देखिएगा तो यहाँ मार्कर लाइट है और ये मार्कर लाइट है। मार्कर लाइट 2 कलर के होते हैं, लाल और सफेद। देखिए जब लोकोमोटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन यानी सीधे चलता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो सफेद वाला मार्कर लाइट जलता है जो व्हाइट कलर का है, तो वो जलेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, व्हाइट वाला जलेगा। लेकिन जब लोकोमोटिव बैक में चलेगा तो जैसे लोकोमोटिव बैक गियर में जाएगा, पीछे की ओर जाता है, तो पीछे जब जाएगा तो रेड कलर का जलेगा। तो रिवर्स में चलने पर जो मार्कर लाइट होती है वो कैसी दिखती है, रेड कलर की दिखती है। आप कभी कभी ट्रेन को देखते होंगे, अगर वो
FM यानी ट्रैक पे FM लिखा रहता है फॉलिंग मार्क, उसको अगर नहीं क्रॉस कर गई है या फिर उस पर एडजस्ट करना है तो आगे पीछे होने लगती है। तो उस समय ये मार्कर लाइट बताता है कि ट्रेन आ रही है कि ट्रेन जा रही है। आई होप आप रेलवे लोकोमोटिव यानी इंजन के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। इसके अलावा आप देखे होंगे कि रेलवे कोच के ऊपर इस तरह के कुछ बॉक्स बने होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, जब रेल क्रॉस करती है स्टेशन पर तो लोको पायलट एक झंडा दिखाता है और प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति हरा झंडा लिए रहता है और लाल झंडे को बाएं हाथ में लिए रहता है। आप ये भी देखे होंगे कि ट्रेन के लास्ट बॉगी पर ऐसे क्रॉस बना रहता है और यहाँ पे LV लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, ये जो साइड बफर होते हैं ये क्यों दिए जाते हैं? बचपन में हम लोग इसे चुंबक कहते थे, हम लोग कहते थे यही चुंबक है ये। और भी आप देखे होंगे कि ये कॉपलिंग क्या होती है। मालगाड़ियों की कॉपलिंग अलग होती है और सवारी गाड़ी की कॉपलिंग अलग होती है। बचपन में सबसे ज़्यादा आदमी दिमाग लगाता था कि ट्रेन अपनी पटरी कैसे बदल देती है। इसको हम लोग 3D 2D और एनिमेशन की मदद से समझेंगे कि कैसे ट्रैक बदल देती है। आप अगर इसको समझना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे, उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।